हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में, जो कि कैंटरबरी का होम ग्राउंड है। अभी इस सीज़न में ऑलरेडी यहाँ पर 2 मैचेस खेले गए हैं। एक मैच वो जीते हैं कैंटरबरी और दूसरा मैच वो हारे हैं। वेदर क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी हद तक आगे होते हुए दिख जाएगी, और एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेंड हम इस फिक्सचर में फॉलो कर सकेंगे, जो कि मैं आपको आगे नोटिफाई करवाऊँगा। वैसे तो सुपर स्मैश है, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट के कोई भी मैचेस में उतना ज़्यादा ट्रेंड या कुछ फॉलो नहीं होता है, लेकिन अगर आपने आज वाला जो मैच हुआ था उसको फॉलो करा होगा तो जैसे जैसे हमने बताए थे वैसे वैसे ही चीज़ें गई थे। ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी टीमें टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करेगी, और जो भी टीमें पहले बैटिंग करने आएंगी उनके 1-2 जल्दी विकेट ज़रूर गिरेंगे। आपने देखा वो गिरा। ठीक है, उसके बाद नीचे तक बैटिंग जाएंगे, वो भी हुआ। हमने ओटागो की तरफ से एक ही बैट्समैन का नाम बताया था जिनके रिकॉर्ड्स दोनों तरफ से सही थे, वो थे नील ब्रूम। मैंने कहा था हैमिश रदरफोर्ड को ड्रॉप मत करना, लेकिन वो सेफ़ रहने के लिए कहा था। अगर आप रिस्क ले पाते हो तो ऑफकोर्स आपके वो सही गए होंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी इनिंग्स में बात करें तो मैंने फिर से बताया था फिन एलन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर से वो हुए। ऑफ कोर्स डेवॉन कॉनवे से हमें उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन वो तो नहीं चला। चलिए, वो एक फेल हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप बाकी किसी बैट्समैन के भी स्कोर देखेंगे तो भी बहुत खास कुछ इफेक्टिवनेस था नहीं। फिर से जिमी नेशम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हुए। तो चीज़ें लगभग सही गई थी। ठीक है, एक आध प्लेयर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो जो चीज़ें हमने कही थी वैसा ही चीज़ें हुआ था। और अनाडू किचन सबसे बड़े जो पंट हमारे लिए इस मैच में उभर के आए थे, हमने उनके बारे में कहा था। अगर आप मतलब सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेके उनको मैनेज नहीं कर पाओगे, और जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप कहीं से किसी प्लेयर को ड्रॉप करके रिस्क लेते और उनको लेते तो शायद आपके रिजल्ट बहुत अच्छे गए होंगे। ओवरऑल भी ये मैच उतना बुरा नहीं गया हमारे लिए। आ, तो अगर यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी आगे चल रही है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं चल रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। वो एक मैच ज़्यादा खेले हैं कैंटरबरी से, और अभी भी उनके खाते में सिर्फ एक जीत है। बॉलिंग हद ज़्यादा बुरी चल रही है उनकी। एक भी मैच पर अभी तक उनकी बॉलिंग जो है अच्छी नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा विकेट्स नहीं निकल रहे हैं, विकेट्स कोई ना कोई निकाल रहे हैं, लेकिन तब जब तक विकेट निकल रहे हैं तब तक काफ़ी लेट हो जा रही है। बैटिंग में भी टीम साइफर्ट के अलावा कोई भी एक भी लौता बैट्समैन अभी तक देखने को नहीं मिला है जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके। ये कंसिस्टेंसी की तो दूर की बात है, बड़े बड़े नाम हैं, दर्शन छोटे हैं, ऐसे ही चल रहा है अभी तक नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का। कैंटरबरी की तरफ से बताया जाए तो ये वन ऑफ द बेटर टीम्स नज़र आई है विद बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग इनका काफ़ी अच्छा हो रहा है। आखिरी मैच पर भी ऑकलैंड को उन्होंने तब हराया जब ऑकलैंड के पास 2 सेट बैट्समैन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ खोलने ही नहीं दिया, और 160-170 के बीच का कोई टारगेट था जिसको उन्होंने डिफेंड कर लिया, डिस्पाइट ऑकलैंड वालों ने ज़्यादा विकेट्स भी नहीं खोए थे। तो वो एक क्रेडिट लेने वाली बात है। बैटिंग में अभी भी उनके लिए प्रॉब्लम्स तो हैं, स्पेशली टॉप ऑर्डर में चैट बॉवेज का थोड़ा इनकन्सिस्टेंट होना। मैकलोड भी पिछले 1-2 मैच से जल्दी आउट हो गए हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड दिख रही है कैंटरबरी की टीम। और पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न पिछले सीज़न में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने दूसरे स्थान पर ख़त्म किया था। इस सीज़न में भी उनका अभी तक तो शुरुआत अच्छा रहा है, और देखना होगा आगे कैसे चलते हैं। अच्छा, इस फिक्सचर के बारे में जो चीज़ मैं बता रहा था, तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेटिंग रही है। ये फिक्सचर जो है ना, जैसे कि आप दोनों टीमों का अगर ऑन पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों ही टीमें बैटिंग से काफ़ी अच्छी टीमें हैं। हो सकता है थोड़ा सा बॉलिंग जो है अभी कैंटरबरी का बेटर हो, लेकिन पहले इतना अच्छा बॉलिंग उनका था नहीं। तो क्या होता था कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही बैटिंग से ओवर पावर करती थी कैंटरबरी की टीम को। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही पिकुलियर सा ट्रेंड है कि भले ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बैटिंग से अच्छा कर रही हो, लेकिन उनके स्कोर के जो जोन है, मतलब जहाँ से रन्स बन रहे हैं ना, वो कभी भी टॉप ऑर्डर से नहीं आता है। मिडिल ऑर्डर हमेशा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर एक्टिव हुआ है। हमें परफॉर्मर्स भी वहाँ से देखने को मिले हैं। एक नाम हो सकता है, 2 नाम हो सकता है, लेकिन परफॉर्मर्स हमें वहाँ से देखने को मिले हैं, और हमेशा यहाँ पे उन्होंने कैंटरबरी को ओवर पावर करा है। कैंटरबरी की तरफ से भी हमें 1-2 नाम कंसिस्टेंटली देखने को मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई करवाऊँगा। एकमात्र मैच कैंटरबरी जीती थी, और वो मैच बहुत ही हिस्टोरिकल मैच था। अगर आपने पिछले सीज़न के सुपर मैच में खेले होंगे तो आपको उस मैच के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्यों वो मैच हिस्टोरिकल था। तो देखते रहो। ये है पहला मैच। कैंटरबरी का टोटल देखो 190, तो बाई एनी मीन्स ये कहीं से भी छोटा स्कोर तो नहीं है। बोवेस फ्लेचर कंसिस्टेंट स्कोर है, साथ में कार्टर
इनके रन्स हैं। ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाले। बॉलरों की बात आप इस फिक्चर में छोड़ ही दीजिए। अच्छा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने चेस कर लिया, लीड किया किसने? डीन ब्राउनविल। कहाँ पर बैटिंग करते हैं? मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। 1 डाउन या मिडिल ऑर्डर में ही 4-5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, और वो भी 1 ओवर रहते वो रन वो चेस ही हो गया। और डीन ब्राउनविल का यही एबिलिटी है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस दिन आप उनको काउंट आउट करेंगे उसी दिन डीन ब्राउनविल ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि मतलब अगर आप उनको नहीं रखेंगे टीम में और आपके सामने वाले के पास होंगे तो 2-3 प्लेयर ख़राब जाने के बावजूद भी उस एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके वो आपको हरा देंगे। तो यही एक एग्जांपल है। बाकी आगे देखो फिर से कैंटरबरी का हुआ मैच। ये है सेकंड लास्ट मैच जब ये मैच दोनों टीमें इस ग्राउंड पे भिड़े थे। फिर से बॉवेस, फिर से फ्लेचर के कुछ कंट्रीब्यूशन, नीचे से एलिस। अभी तो एलिस नहीं है तो कोई और ही हो सकता है, अगर खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे। बॉवेस और फ्लेचर यहाँ पर भी हैं, कुगेलाइन और डेवचिच के विकेट्स। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने फिर से चेस कर लिया। 8 विकेट भले ही गिरे हों, लेकिन देखिए रन्स कहाँ से बने? ब्रेट हैम्पटन, डैनियल फ्लिन, मिचेल सैंटनर, सारे के सारे मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, ठीक है। बॉलिंग भी बेटर करी थी कैंटरबरी वालों ने विकेट टेकिंग की अगर हम बात करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैच का रिजल्ट जो है वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट में गया। यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़। और यहाँ पर भी एक चीज़ और नोटिस करो आप, देखो कैंटरबरी के गिरे 5, यहाँ पर गिरे 6, यहाँ पर गिरे 5, यहाँ पर गिरे 8, लेकिन मैच जीत कौन रहा है? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 16 ओवर का एक मैच हुआ। यहाँ पर फिर से नोटिस करो 16 ओवर में 154 रन बने। प्लेयर्स में से अवेलेबल हैं सिर्फ मिचेल सैंटनर, हेनरी वगैरह के विकेट से। कैंटरबरी ने चेस तो वो कर नहीं पाए, लेकिन उनकी भी बैटिंग अच्छी हो रही है। आप नोटिस कर सकते हैं कैंटरबरी भले ही मैच जीत नहीं पा रही है, लेकिन उनके भी बैटिंग के अगर आप रन रेट को देखेंगे तो 8-9 के आसपास ही चल रहे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही रहा। फिर से बॉवेस, फिर से फ्लेचर, इस बार मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, ऊपर हमने एलिस वगैरह को देखे थे, यहाँ पर नाम बदल गए, लेकिन फिर से वही चीज़ें। ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरे थे, और ये मैच बहुत हिस्टोरिकल था। क्यों था वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स 219 बनाया। इस बार ये यहाँ पर सिफर्ट का रन आ गया। मतलब आखिरी जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ था। इस बार टॉप ऑर्डर से भी परफॉर्मेंस आए, तब जाके 200 के ऊपर भी बना, लेकिन मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन फिर भी कंसिस्टेंट रहा। ब्राउनविल फिर से, फ्लिन फिर से, हैम्पटन फिर से, और यहाँ पे ये कुछ परफॉर्मर से एलिस मैककॉन्शी वगैरह। मतलब आखिरी जो 2 मैच यहाँ पे खेले गए हैं, हैम्पटन, फ्लिन तो अवेलेबल नहीं है, छोड़ दीजिए। हैम्पटन जो है, इन्होंने दोनों ही मैच में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। कैंटरबरी ने यहाँ पे 1 ओवर रहते ही ये रन चेस कर लिया था। कुछ ह्यूमंगस करा था लियो कार्टर ने। क्या करा था? एंटोन डेवचिच को 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे उन्होंने इस मैच में, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ था। अगर आपने ये मैच देखा होगा या खेला होगा, आपको पता होगा। और उस मैच के बाद से लियो कार्टर का फैंटेसी में भी रेपुटेशन काफ़ी हाई हुआ है। हालांकि काफ़ी नीचे आते हैं तो शायद ही लोग उनको उस तरह से कंसिडरेशन में रखेंगे, स्पेशली जिनको नहीं पता है उनके बारे में ज़्यादा। लेकिन ये एक मैच था जहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ अपने टीम को जितवाया था, बल्कि जिन्होंने उनको टीम में रखा भी था ना, एक तरफा मैच उन्होंने विन किया था, ठीक है। बाकी बॉयज़ का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, मैककॉन्शी का यहाँ पर भी दिख जाएगा। बॉलिंग से अभी भी आप नोटिस कर सकते हैं खास कुछ परफॉर्मर नहीं है, 1-2 करके किसी के विकेट्स होंगे। और यहाँ पर भी आपको बॉयज़ के परफॉर्मेंस के साथ में फ्लेचर, यहाँ पर शायद फ्लेचर को बैटिंग नहीं मिली थी, जी हाँ बैटिंग नहीं मिली थी, लेकिन बॉयज़ का रन यहाँ पर भी कंसिस्टेंट था। और आखिरी जो मैच हुआ, यहाँ पर भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीती, यहाँ पर भी 154। फ्लेचर यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। अर्ली स्ट्राइक्स दिए थे वर्मा और कुगेलाइन ने, तो जल्दी विकेट्स गिरे थे। और जब भी फ्लेचर एक एवर डिपेंडेंट, एवर रिलायबल प्लेयर है, हमेशा ये मैं कहता हूँ, एक ही इशू है T20 क्रिकेट में इनको लेने में कि ये नीचे बैटिंग करने आते हैं, नहीं तो कभी भी आप इनके तरफ से ख़राब कुछ परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे। कीपिंग के जो पॉइंट्स है वो तो आपको देते ही हैं, बैटिंग में भी इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या है कि इनकी टीम में डैरल मिचेल के आने के बाद इनका बैटिंग ऑर्डर और नीचे हो चुका है। तो फिलहाल के लिए तो स्मॉल लीग की टीम में अभी कैम फ्लेचर को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, अनलेस कि आप कुछ बैटिंग कोलैप्स वगैरह का सीन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर भी चेस कर लिया। फिर से भी रन देखो कहाँ से आया, डेवचिच, मिचेल जो पहले नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे, टॉप ऑर्डर से अभी भी रन नहीं, ठीक है। विलियम्स, नट्टल वगैरह ये कुछ विकेट टेकर्स थे। तो जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि बॉलरों का तो इस फिक्चर में खास कुछ नहीं रहा है। ये एक मैच जहाँ पे अमित वर्मा ने 3 विकेट निकाला था, और यहाँ पर एक मैच जहाँ पर नेथन एलिस थे, इन्होंने 3 विकेट निकाला था। नेथन एलिस या फिर जो भी इनका नाम था, तो इन्होंने 3 विकेट निकाला था। इनके अलावा और किसी भी बॉलर से हम बंचेस में विकेट नहीं देख रहे हैं। बैटिंग डोमिनेटिंग एक फिक्चर ये रहा है। भले ही कैंटरबरी मैचेस हारी हों, लेकिन उनके भी स्कोर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं।
और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स ने हमेशा ही बैटिंग से जो है ओवर पावर करा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स की तरफ से हमेशा ही जोन ऑफ स्कोर जो है वो मिडिल ऑर्डर से हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये है हिस्ट्री, ठीक है। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो जो दो नाम आपको देख रहे थे कैंटरबरी के होकर, कैम फ्लेचर और चैट बॉवेस, उनके नाम यहाँ पर भी हैं। ऑफ कोर्स कैम फ्लेचर काफ़ी बार नॉट आउट रहे हैं, इसीलिए उनका हाईएस्ट स्कोर 35 है और एवरेज 55, तो समझ सकते हैं आप। चैट बॉवेस का भी 40 का औसत है। हमेशा ही उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे करा हुआ है, एक आध इनिंग्स को छोड़कर। इतना कॉन्सिस्टेंट आपको शायद चैट बॉवेस नहीं दिखेंगे कि दूसरे किसी फिक्सचर में, लेकिन ये एक फिक्सचर है जहाँ पर वो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करे जाते हैं। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स के होकर एक प्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो है डीन ब्राउनिल। कोर्स उस तरह के फॉर्म पे तो नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है कल के मैच में खेलेंगे भी नहीं। अगर खेलते हैं तो एक नज़र इन पे रखना। स्मॉल लीग में आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको स्पेस मैनेज करने में कोई इशू नहीं हो रहा है तो रख सकते हो। बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैंने जितना देखा है इनके मैचेस रिसेंटली, मतलब सही से बॉल को टाइम भी नहीं कर पा रहे हैं ये, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रहे हैं। इसीलिए ही शायद इनको टीम ड्रॉप कर रही है, नहीं तो इनको टीम जनरली ड्रॉप करती नहीं इतनी आसानी से। तो जो भी हो, इनको अभी ड्रॉप किया गया है। पिछले मैच में इनके जगह पर जीत रवाल को खिलाया गया था, उन्होंने भी कुछ खास करा नहीं था, तो देखना होगा कि टीम वो चेंज करती है नहीं। बॉलिंग में ये कुछ नाम है, इनमें से ऑफकोर्स ईस्ट सोथी और एलिस में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी वही नाम देखने को मिल जाएंगे, चैट बॉवेस और कैम फ्लेचर। इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और कोल मैकॉन्शी, जो कि इस सीज़न में अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म के आसपास भी नहीं नज़र आ रहे हैं। जनरली बैटिंग से ही इनका जो है डिपेंडेंसी ज़्यादा होता है, लेकिन ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से कहीं से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं जा रही हैं इनके लिए। अभी अगर ग्राउंड के बारे में बात करें तो ये चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, जो आखिरी मैच हमने कवर करा था कैंटरबरी का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि यहाँ पर दो तरह के सीन ही देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन भी बने हैं, बैटिंग कोलैप्स ही हुआ है, लेकिन ऑन एन एवरेज 160 170 ऐसे स्कोर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, जो चेज़ भी होते हैं, डिफेंड भी किए जाते हैं। मतलब उस तरह से ट्रेंड कुछ नहीं है, लेकिन रन्स यहाँ पे बनते हैं, इतना आप पकड़ के चल सकते हो। और अगर आप बॉलरों में से किसी को देख रहे हो तो ऑफकोर्स पेसर्स का ही है, ज़्यादा कुछ इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यह पहला मैच देख सकते हैं आप, जहाँ पर कैंटरबरी का बैटिंग कोलैप्स हुआ था। पेसरों ने ही लीड किया था, बाकी स्पिनरों के भी खाते में कुछ कुछ विकेट आए, चेज़ हो गया आराम से। सेकंड इनिंग्स में भी स्पिनर्स के ही विकेट आए थे, मतलब ब्रेक थ्रू वगैरह दिलवाया था, हेल्प वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद यही देखो, ये अच्छा ये पिछले सीज़न का मैच है। उसके बाद अगले सीज़न में ये जो आखिरी मैच हुआ था आपने देखा, वो 219 बना, जो चेज़ भी हो गया। उसके बाद 167 चेज़ हो गया, जहाँ पर बॉयज़ ने लीड किया था, और यहाँ पर ये कुछ विकेट टेकर्स थे। उसके बाद 186 जो बना था, ये है आखिरी मैच जो हुआ था कैंटरबरी के साथ, नहीं सेकंड लास्ट मैच कैंटरबरी के साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। 186 चेज़ नहीं हुआ, जहाँ पर मिचेल, मैकॉन्शी, कार्टर ने यहाँ पर रन बनाए थे। पेसर्स का ही सब सारे विकेट्स यहाँ पर थे। और उसके बाद 154 जो चेज़ नहीं हुआ। तो आखिरी दो मैच पर आप थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर देख सकते हैं। एक में 154 चेज़ नहीं हुआ, एक में 186 चेज़ नहीं हुआ, और दोनों ही बार चेजिंग टीम, मतलब बैटिंग कोलैप्स भले ही नहीं हो, लेकिन 150 के ऊपर तो गई है। और सेकंड इनिंग्स में हमें थोड़ा नीचे बैटिंग को देखना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे ऑकलैंड की तरफ से उनके जो ओपनर थे सेन सोलिया ने बैटिंग करा था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑकलैंड के विकेट्स नहीं गिर रहे थे, लेकिन रन्स भी नहीं बनाए दिए जा रहे थे, तो उन्होंने चांस नहीं लिया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर चांस लिया जा रहा था और विकेट्स भी तनादन गिर रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा कंसंट्रेशन देना पड़ रहा था। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं रन्स तो बन रहे हैं, 150 के ऊपर रन्स कहीं नहीं गए। सेकंड इनिंग्स में रन थोड़े से कम बने हैं फर्स्ट इनिंग से, बाकी जो विकेट्स वगैरह हैं वो पेसर्स के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये एक चीज़ यहाँ पर बनता है, बैटिंग कोलैप्स कई बार हुए हैं पास्ट में, तो उन सीन्स को याद रखना। और बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऐसा कुछ आप ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग आप देख सकते हो कितना फ्रजाइल नज़र आ रहा है। सॉरी, टीम साइफर्ट को छोड़ के और किसी भी बैट्समैन के ऊपर भरोसा करने वाले तो नहीं नज़र आ रहे हैं। कटने क्लार्क पता नहीं कब अब वो चलेंगे, क्योंकि 50 ओवर टूर्नामेंट में जिस तरह के फॉर्म पर वो थे उसके आसपास भी नहीं नज़र आ रहे हैं। जीत रवाल को लाया गया पिछले मैच पर, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद जो कार्टर आए हैं पिछले मैच पर, ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन ये सारे ही, मतलब जो कार्टर स्पेशली मैं कहूँगा, ये थोड़े से हिट और मिस टाइप हैं। एक कंसिस्टेंट स्कोरर माने जाते हैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, लेकिन T20 क्रिकेट में थोड़े से हिट और मिस टाइप सूची में मैं इनको रखता हूँ। उसके बाद एंटोन डेपचिच, बुरे मेमोरीज़ हैं उनके इस ग्राउंड से, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से उन्होंने शायद बॉलिंग भी करनी छोड़ दी होगी।
तो बॉलिंग तो नहीं करवाते हैं, लेकिन बुरे सपने आते होंगे अभी भी वो उस दिन के उनके पास। ब्रेट हैम्पटन आपने देखा है कि जब भी यहाँ पर वो खेले हैं कुछ ना कुछ हमेशा ही करा है, और अगर इस टीम में टीम साइफर्ट के बाद कोई मुझे दिखा है अच्छे फॉर्म पर तो वो ब्रेट हैम्पटन है। और आपको पता ही होगा कि मेरे पर्सनल काफ़ी फेवरेट है, 50 ओवर क्रिकेट से भी अच्छा कर रहे हैं और अभी तो बॉलिंग भी उनको प्रॉपरली करनी पड़ रही है। तो इस टीम की एकमात्र प्रॉपर ऑलराउंडर अगर कोई है तो वो ब्रेट हैम्पटन ही है। तो इसीलिए मैं अभी भी अब मेरे टीम में इनको किसी भी तरीके से मैनेज करके लेना चाहूँगा। उसके बाद कोकेलाइन, ब्रेट रैंडल अभी पिछले मैच में खेले नहीं थे, लेकिन मैट फिशर खेले थे, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। वो शायद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ए के टीम के होकर जुड़ चुके हैं, तो हो सकता है कल के मैच में ब्रेट रैंडल वापस आए। जैक गिब्सन, वाकर और फेलिक्स वाकर ये दोनों हैं। हेनरी कूपर पिछले मैच पे सेकंड लास्ट मैच में खेले थे, बैटिंग से कुछ खास तो नहीं करा था, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने विकेट्स निकाले थे। पता नहीं क्यों उनको ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि ये तो बेटर फॉर्म पे चल रहे थे। अभी देखना होगा कि इनको टीम वापस लाती है या नहीं, और अगर लाती है तो कहाँ पे मैनेज करवाती है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि इस प्लेइंग 11 में इनका कहीं जगह बनेगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्या करती है टीम। कैंटरबरी की तरफ से कुछ प्लेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, चैट बॉयस के तो रिकॉर्ड्स आपने देख ही लिए। केन मैकलोर अच्छे फॉर्म पर हैं, हालांकि आखिरी 1-2 मैच पर उन्होंने रन नहीं बनाया है, लेकिन जैसी बॉलिंग है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की, मैं हो सकता है फिर से इनके ऊपर चांस लूँ। अभी जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मुझे बताना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ पे सबसे बढ़िया जिस प्लेयर का रिकॉर्ड है वो है जैक बॉयल। उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से 5 या 6 इनिंग्स खेले हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, उनमें से 3 या 4 इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर खड़ा किया है, जहाँ पर 1-2 शतक भी इनके खाते में है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। पिछले मैच में उन्होंने रन बनाया था। फॉर्म पे है या नहीं अभी बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उस मैच के पहले तक लगातार वो फेल होते हुए आ रहे थे। अभी फॉर्म पे वापस आए हैं नहीं पता नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है कुछ खास अच्छी है नहीं, तो ऑफकोर्स अगर ये कुछ हद तक टच में भी वापस आए हैं तो अच्छा मौका है इनके पास फिर से अच्छा कुछ करें। उसके बाद कोल मैककॉन्ची, एक और प्लेयर जो बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कमाल के हिटर ऑफ द बॉल हैं। याद रखना, सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल भी फॉर्म पर नज़र नहीं आ रही है। तो जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, कल के मैच में अगर वो फिर से मतलब कुछ अच्छा कर दें तो उसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। डैरल मिचेल अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ नेगेटिव बताऊं। पूरा बॉलिंग भी करवा रहे हैं, बैटिंग में भी प्रॉपरली बैटिंग मिल रही है। तो ऑफकोर्स आपके टीम के मस्ट हैव प्लेयर हैं, और मेरे ख्याल से सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी। और सबसे बड़ी बात, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में ये खेलेंगे, मतलब इस टीम के बारे में इनको काफ़ी आइडिया भी होगा, बहुत सालों से उस टीम के होकर वो खेल चुके हैं। टॉड एसल अभी के लिए तो कोई रोल उनका नज़र नहीं आ रहा है। लियो कार्टर, कैम फ्लेचर, उसके बाद नट्टल, हेनरी विलियम्स, ये इनकी बॉलिंग लाइनअप। सीन डेवी अभी भी मुझे नहीं लगता इनका कोई चांस बनने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो अभी तो दी मोस्ट कॉन्सिस्टेंट प्लेयर टीम साइफर्ट चल रहे हैं। मतलब ये ऐसा ही कर रहे हैं कि 20-25 रन भी अगर बना देना तो फैंटेसी में 50 के ऊपर पॉइंट इनका कहीं नहीं गया, क्योंकि कीपिंग से भी काफ़ी पॉइंट्स ये आपको दे रहे हैं। तो गलती से भी गलती करके इनको टीम से ड्रॉप मत कर देना, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई क्रेडिट का भी इशू आएगा इनको लेने के चक्कर में। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी आप इजीली इनको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी जो मैच उन्होंने इस ग्राउंड पे खेला था उन्होंने रन बनाया था, फॉर्म पे भी है। बाकी देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कीपिंग से तो ये काफ़ी पॉइंट्स क्योंकि दे रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली 30-35 पॉइंट्स तक कहीं नहीं गए। बाकी कितना ज़्यादा करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कैंटरबरी की बॉलिंग कंपैरेटिवली अच्छी हो रही है, और जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का टॉप ऑर्डर नहीं चलता है उस एक मैच को छोड़कर, तो अगर वही फिर से हुआ तो क्या पता टीम से का पत्ता कट हो जाए। तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अगर, तो इनके ऊपर रिस्क लेना, ड्रॉप मत करना, बस कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। यहाँ से डेफ चीज उसके बाद, और हैम्पटन को अभी भी कुछ लोग कम ले रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ इस टीम के अगर प्रॉपर ऑलराउंडर कोई है तो वो हैम्पटन ही है। रिकॉर्ड्स भी इनके हमेशा ही सही रहते हैं, यहाँ पर भी ठीक ठाक हैं, जब भी मौके मिले हैं पूरा बॉलिंग भी करवा रहे हैं, 4-5 तक बैटिंग भी आ जा रही है। और इनकी बैटिंग जितनी ख़राब है, इनके पास प्रॉपरली बैटिंग अगर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कोकेलाइन, कूपर और ब्राउनिल में से कोई अगर खेले तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। कूपर फॉर्म पर रहे हैं इसीलिए मैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ, और ब्राउनिल मैं इनको कभी भी आउट ऑफ द बुक नहीं रखता, चाहे वो कितने भी आउट ऑफ टच क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो और रिकॉर्ड्स भी इनके ठीक ठाक हैं, क्योंकि तो इसीलिए अगर खेलते हैं स्मॉल लीग में आपकी मर्ज़ी है, रिस्क लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राइबल ऑप्शन है। उसके बाद ब्रेट रैंडल, कैंटरबरी की तरफ से बॉवेस और मिचेल सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद मैककॉन्ची और बोवेल के आसपास लोग जा रहे हैं, टीम में तो कम से कम सभी ले रहे हैं। मैककॉन्ची को शायद अब लोग कम लेना शुरू कर दें, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में वैसे भी जैम होने वाला है। और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो लोअर ऑर्डर से फ्लेचर, और अपर ऑर्डर से मतलब टॉप ऑर्डर से मैकलोड की आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे फॉर्म पर हैं। मैकलोड की तो मतलब शुरुआत ही काफ़ी अच्छा उन्होंने करा था,
हो सकता है कल के मैच में उनको फिर से डिमोट कर दिया जाए उनके वन डाउन पोजीशन पे, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनिंग पे। वो उनका यूजुअल पोजीशन नहीं है, शुरू से आके ही हिट करना इनकी मेंटालिटी नहीं होती है, टेम्परामेंट नहीं होता है। तो देखना होगा टीम इनके साथ क्या करती है। और ऑफ कोर्स लियो कार्टर का भी ऑप्शन है, अगर इनके पास प्रॉपरली बैटिंग आ जाती है तो उन्होंने दिखा दिया था पिछले सीजन में कि क्या कर सकते हैं इसी टीम के अगेंस्ट में। तो फिर से सेफ पिक है, अभी सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई हो चुका है। लेना अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इनको ले सकते हो। और बॉलिंग से विल विलियम्स पिछले 2-3 मैच से थोड़े से शांत नज़र आ रहे हैं, विकेट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इतने इनकन्सिस्टेंट बॉलर तो ये है नहीं। देखना होगा क्या करते हैं ये। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरे बेसिक टीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। अभी भी मैं मैकलोड के साथ ही जाना पसंद करूंगा। देखना होगा, मैंने जितना देखा है मुझे लगता है कल के मैच में डिमोटेड हो सकते हैं। अगर नहीं टीम करना चाहे तो भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकते हैं डिमोटेड, और जैक बॉयल को उनके यूजुअल पोजीशन पे भेजा जा सकता है। आप देख सकेंगे कि मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक बॉलर नहीं रखा है, सिर्फ वाकर को रखा है 20 ओवर्स में अगर ब्रेक थ्रू दिलवा दे तो। और हैम्पटन भी मेरे पास अवेलेबल है बॉलिंग के ऑप्शन के रूप में। बाकी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बॉलरों के साथ मेरे को ज़्यादा जाना नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन ऐड कर सकते हैं लियो कार्टर या कोल मैकॉन्ची के रूप में। कोल मैकॉन्ची को लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, याद रखना ये प्रॉपर बॉलिंग करवा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं, ठीक है। और जैसी बॉलिंग है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर प्रॉपर मौके मिल गए इनको तो ये कहीं के नहीं रखेंगे आपको, अगर आप इनको मिस कर जाते हैं तो। इसके सिवाय नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो ऑप्शंस हैं, ब्रेट हैम्पटन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंटोन डेप्ची सेफ पिक हैं, लोग इनको रख रहे हैं और हमेशा ही स्टार्ट ले रहे हैं। फिनिश भले ही वो नहीं कर पा रहे अभी तक, लेकिन स्टार्ट हमेशा ही उनको मिल रहा है और अच्छे खासे हिट के साथ स्टार्ट ले रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अगर साइकोलॉजिकल चीज़ मैं बताऊँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है फैंटेसी की तरफ से, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर मैं बताऊँ तो ऑफ कोर्स डेप्सीज का कुछ ना कुछ बुरा मेमोरी तो रहेगा यहाँ पे। तो वो अगर उनको पीछे ना कर दें, अगर वो सिर्फ वहाँ से उभर के आ चुके होंगे तो सब कुछ सही जाना चाहिए और फिर से डेप्सीज का भरोसा रख सकते हो। लेकिन हाँ, ऑलराउंडर सेक्शन में क्योंकि काफ़ी जैम है, तो अगर आप बड़ी लीग में ऑल्टरनेशंस करना चाहो तो कर सकते हो, जहाँ पे कुगेलाइन का ऑप्शन है। कुगेलाइन का बॉलिंग रिकॉर्ड अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इनके 50 ओवर क्रिकेट की भी मैं अगर मैं बात करूँ तो इनके बॉलिंग रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छे हैं, बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। मिचेल सैंटनर से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, अगर आप चाहो ले सकते हो, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आती है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की, तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बैट्समैनों में से बात करी जाए, कटर नेकलार्क अभी तक तो मुझे कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आए हैं। सेफ पिक हैं, ओपनिंग कर रहे हैं क्योंकि, तो बिल्कुल, लेकिन आग के ऊपर है, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पे जिन प्लेयर्स के ऊपर मुझे भरोसा दिख रहा था वो थे हेनरी कूपर और डीन ब्राउनिंग, स्पेशली रिकॉर्ड्स के मामले में तो, लेकिन अब ये दोनों ही नहीं खेल रहे हैं तो मैं कुछ खास कह नहीं सकता। बड़ी लीग में अगर आप यहाँ से इन तीनों में से किसी दो को मिस कर रहे हो, कैम फ्लेचर इज़ दी मस्ट हैव है। और उस तरह की सिचुएशन में यहाँ पे एक और स्ट्राइक बॉलर भी ऐड कर लेना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखो टीम सीफर्ट कंसिस्टेंटली पॉइंट दे रहे हैं, फॉर्म पे हैं। आखिरी मैच जब इन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे रन बनाया था, तो कोई नेगेटिव कुछ बताने के लिए नहीं है, भले ही बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव रिकॉर्ड्स इनके नहीं है, लेकिन फॉर्म जो है सब रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स अच्छे पिक हैं। उसके बाद डैरल मिचेल, और अगर रिस्क लेना है तो आप यहाँ से बोवेस और बॉयल के साथ जा सकते हो। बॉयल आखिरी मैच पर अच्छा बैटिंग उन्होंने करा था, संभल के खेला और अच्छे खासे स्कोर्स भी उन्होंने बनाए थे, तो ये दो रिस्की और ऑप्शन में से आते हैं। और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो केन मैकलोर, बहुत जल्द ही लोग इनको भूल जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे बैट्समैन है, इनके पास एबिलिटी है 20 ओवर तक खेलने का और बड़ा स्कोर खड़ा करने का। तो स्मॉल लीग में लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि कल के मैच में बहुत सारे आपके ओपोनेंट ऐसे आएंगे जो इनको टीम में ज़रूर रखेंगे, लेकिन बड़ी लीग के लिए अभी भी मैं इनको ऐसे कैप्टन सी के चॉइस मानता हूँ। डैरल मिचेल क्या है कि सब कुछ कर रहे हैं, मतलब बैटिंग भी उनको प्रॉपर्ली मिलेगी, बॉलिंग भी मिलेगी, लेकिन देखना ये हो कब तक मिलती है, ठीक है। अगर समझ लीजिए बोवेल और मैकलोर दोनों ओपनिंग में ही समझ लीजिए 10-12 ओवर तक खेल देते हैं, तो हो सकता है उसके बाद डैरल मिचेल को ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो बड़ी लीग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर बना रहे हो तो डैरल मिचेल को विदाउट कैप्टन भी ट्राई करना, टीम में ज़रूर रखना, लेकिन कैप्टन के अलावा भी उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर हैम्पटन का ऑप्शन है, तो रिस्की और ऑप्शन में मैं मैकलोर और हैम्पटन को रखता हूँ। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो इन दोनों के ऊपर, मतलब थोड़ा सा रिस्क ये है मैकलोर और हैम्पटन, उसके बाद बोवेस और बॉयल, और सेफ पिक में सीफर्ट और मिचेल, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे मस्टली ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड प्रिपेयर फॉर नाउ।